इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, हाँ यहीं से। जी। आप सर आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म करें। जी मैम। आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो आप में से देखिए, कक्षा में जब जुड़ते हैं तो कक्षा को इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपको संबोधित किया जाता है, प्रार्थना करवाई जाती है ताकि आपका फोकस यहाँ पर हो, है ना। तो उसको इंटरेक्टिव आपको भी बनाने का प्रयास करना है, थोड़ा सा जवाब देना है, या तो नमस्ते का जवाब दे दिया करिए, या फिर आपका कुछ कुछ कहना चाहते हैं वो बोल दीजिए करिए। तो उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है, और कम्युनिकेटिव जब हमारी कक्षा रहेगी तो उसमें हम अधिगम अधिक कर पाएंगे, तो पता चलता है कि हाँ आप सभी सुन रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज टीचिंग एड्स हैं कि हम जो दिशा निर्देशन जो टीचर देता है उसके लिए वो कौन सी सुविधाएं वो प्रयोग करता है, और कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं जिनके माध्यम से शिक्षक जिनका सहारा लेकर पढ़ाता है, और जो है एक टेक्निक डेवलप करता है, एक विधि अपनाता है कि बच्चों को इस प्रकार से अधिगम ज्यादा हो सकता है, इस प्रकार से उनके जो है मेमोरी में रिटेन रहेगा, और इस प्रकार से उनका इवेल्युएशन करना है, अधिगम कितना हुआ है उसका। तो ये सभी जो सुविधाएं वो या फिर उपकरण जो वो अपनाता है, तो उसमें उनको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज या टीचिंग एड। जो डिवाइसेस होते हैं उनको खासकर टीचिंग एड बोला जाता है। कन्फ्यूशियस एक बहुत महान व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने कहा है, आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई बिलीव, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। तो वो कहते हैं, यदि मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो मैं मुझे विश्वास होता है, मतलब कि दृढ़ता बनती है उसमें, और मैं करता हूँ, जब मैं क्रिया करता हूँ तो क्या होता है, मैं समझता हूँ चीजों को। तो इससे यही जो है क्लियर हो रहा है कि सुनने से अधिक देखना अधिक लाभदायक है, बेनिफिशियल है, और देखने से अधिक क्रिया करना अधिक बेनिफिशियल है। ठीक है। द मेन बेनिफिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या है? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज आर ऑल्सो नोन एज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, TLMS. They are used for make the teaching learning process effective. तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए टीचिंग फैसिलिटीज का प्रयोग किया जाता है। मोटिवेशन ऑफ लर्नर, सबसे पहला है कि क्या बेनिफिट होता है इन फैसिलिटीज, इन सुविधाओं का प्रयोग करके। तो जो लर्नर होते हैं उनका मोटिवेशन बढ़ता है, उनको जो है एक रुचि बनती है उस विषय में, और रुचि जब बनती है तो मोटिवेशन बढ़ता है। मोटिवेशन मोटेम शब्द से लिया गया है, और इसका मतलब होता है मोटेम शब्द का टू मूव, अर्थात गति प्रदान करना। ठीक है। तो गति कैसे प्रदान होती है हमारे अधिगम में? वो इस प्रकार से प्रदान होती है कि उसके बच्चे की यदि जिज्ञासा उसमें बढ़ती है तो जिज्ञासा के जो है अनुरूप वो क्रिया भी करता है, तो उससे उसकी गति बढ़ती है, उसको प्रेरणा प्राप्त होती है। दूसरा है बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। जो इंस्ट्रक्शनल जो फैसिलिटीज होती हैं वो जो शिक्षण के सूत्र हैं उनसे संबंधित होती हैं, उनके ऊपर आधारित होती हैं, उन्हीं के ऊपर जो है शिक्षण सूत्रों से पर आधारित ही हम सुविधाओं को अपनाते हैं, अनुदेशात्मक सुविधाओं को, ताकि जो है जो शिक्षण के सूत्र हैं उनका ध्यान रखा जाए। और जो शिक्षण के सूत्र हैं वो महान व्यक्तियों ने, कोई शिक्षाविद है, कोई मनोवैज्ञानिक है, कोई वैज्ञानिक है, या फिर कोई दार्शनिक है, उन्होंने अपनी अपनी समझ के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर उनको दिया है। तो उनको इस प्रकार से डिजाइन किया है, इस प्रकार से उन्होंने दिया है उन स्टेटमेंट को कि बच्चा अधिगम ज्यादा कर पाए। तो उनको भी ध्यान में रखकर जो है ये फैसिलिटीज होती है उन्हीं के आधार पर।
बेटर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जो सूचनाएं हैं उनका जो स्मृति में प्रतिधारण अच्छे तरीके से हो पाता है, जो फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, उनका प्रयोग करके। नेक्स्ट है टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज फैसिलिटेट चेंज इन एटीट्यूड। ये क्या है कि जो शिक्षण अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं वो सुविधा प्रदान करती हैं, क्या किस चीज में सहायक हैं? वो सहायक है एटीट्यूड अर्थात दृष्टिकोण के बदलाव में वो सहायक है, कि बच्चे का जो दृष्टिकोण है उसको बदलने में वो सहायक होती है। पहले तो उसका दृष्टिकोण अपरिपक्व होता है, अनिश्चय होता है, क्योंकि उसका अनुभव कम होता है, उसको ज्ञान कम होता है। तो टीचर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को इस प्रकार से प्रयोग करता है ताकि वो उसके जो दृष्टिकोण है जो अपरिपक्व है उसको परिपक्व बना सके, जो एक तरह से नैरो है, संकुचित जो दृष्टिकोण है उसका, उसको ब्रॉड कर सके, विस्तृत कर सके, और जो दृष्टिकोण एक तरह से कह सकते हैं कि अनिश्चय है उसको निश्चित कर सके, कंफर्म जो है उसका कर सके कंफर्मेशन, उसके लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं अनुदेशात्मक सुविधाएं। आगे चलेंगे भाई। स्लाइड नेक्स्ट करिए भाई। हाँ, फोर्थ को छुपा लीजिए, पांचवें से शुरू कर दीजिए। बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग। इसमें क्या होता है कि उन फैसिलिटीज का प्रयोग करके, उन सुविधाओं का प्रयोग करके जो है क्लासरूम की अरेंजमेंट अच्छे से हो जाती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से उसका हो जाता है। तो ये इसमें प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि जो फैसिलिटीज है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज है, उसके क्या गुण नहीं होते, ठीक है, और उसमें क्या गुण होते हैं उसके लिए स्टेटमेंट दे दी जाती हैं। इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग। तो ये क्या करते हैं कि जो एक तरह से समग्र जो उसका है विकास उसका हो सके, अधिगम जो है उसका वो संपूर्ण अधिगम उसका हो सके, इसलिए वो जो है सहायक है उसमें फैसिलिटीज ये। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। तो बच्चों का जो साइंटिफिक टेम्पर से क्या तात्पर्य है कि उनका किसी भी तथ्य को वो ऐसे ही ना माने, कि अंधविश्वास ना करे किसी तथ्य के ऊपर, और उसके ऊपर वो प्रश्न उठाए, प्रश्न करे कि क्या क्यों कैसे का प्रश्न करे और उस प्रश्न का हल ढूंढे, और एक तरह से जो एविडेंस उसकी उसका सर्च करे एविडेंस के लिए, कि यह जो स्टेटमेंट है ये सत्य है या नहीं है, और इसको सत्य जो सिद्ध करने में कौन कौन से एविडेंस हैं इसको फेवर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी होती है और एक तरह से अनुभव आधारित या लॉजिकल आधारित जो होती है वो साइंटिफिक टेम्पर होता है, क्योंकि जो साइंस में क्या होता है प्रत्येक वस्तु जो है एक तरह से प्रूफ मांगती है, ठीक है, कि इसका क्या प्रूफ है। यदि केमिस्ट्री में इतने एलिमेंट्स होते हैं तो उसका क्या प्रूफ है, और केमिस्ट्री के इस एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे उसके गुण होते हैं, तो इसका क्या प्रूफ है। तो उसमें वो प्रूफ मांगती है। और ऐसे ही मतलब कि अंधविश्वास आधारित शिक्षा नहीं होती है। अंधविश्वास में तो क्या होगा कि बच्चा जो है सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाएगा और समाज में ऐसे ही कुरीतियां फैलेंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें इसके ऊपर भी प्रश्न बन जाता है कि जो साइंटिफिक टेम्पर बच्चों का डेवलप करने के लिए फैसिलिटीज यूज की जाती हैं, या फिर मतलब इस प्रकार से थोड़ा सा प्रश्न बनता है इसका कि वैज्ञानिक जो टेम्पर है ना सिर्फ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में, वो वैसे भी इसके ऊपर प्रश्न बन जाता है कि जो शिक्षा क्या प्रदान करती है, उसको साइंटिफिक उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है, या उसको एक तरह से अंधविश्वास करना सिखाती है, या उसको एक उसको एप्लीकेशन करना सिखाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऐसे जो है प्रश्न बन सकता है इसमें।
नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जो उसने ज्ञान सीखा है, जो उसने अधिगम किया है, उस अधिगम का जो है इम्प्लीमेंट वो कर पाए, प्रयोग वो कर पाए। तो इसके लिए जो है वो जो फैसिलिटीज है वो फैसिलिटेट करती हैं, सहयोग प्रदान करती हैं कि उसके जो सीखे हुए ज्ञान को वो अप्लाई कर पाए, प्रयोग कर पाए। नेक्स्ट है मेकिंग लर्निंग फन, कि जो अधिगम है, जो सीखना है, उसको एक फन की तरह, एक तरह से जोय एक्टिविटी हो जाए, इंजॉय करे बच्चे उसमें, ठीक है। और एक मजाक मजाक में क्या है वो सीख जाए। मजाक मजाक में बड़ा गहरा ज्ञान वो जो है, गहरी गहरी जो जटिल चीजें हैं उनको भी मजाक मजाक में सीख जाए। तो इसी प्रकार से उनको एक तरह से फैसिलिटीज को लिया जाता है, फैसिलिटीज का प्रयोग किया जाता है कि उसको एक तरह से हल्का बनाया जा सके, रुचिकर बनाया जा सके बच्चों के लिए, ताकि उनको वो खेल लगे। कंसेप्ट फॉर्मेशन। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन में क्या आता है कि पहले तो नॉलेज होगी, उसके बाद बोध होगा। बोध में क्या होगा कि एक तरह से उसका जो बोध करके वो क्या करेगा कि चीजों को रिलेट करके समझेगा कि ये जो तथ्य हैं, इन तथ्यों का क्या जो है आपस में क्या संबंध है, और ये जो तथ्य दिए गए हैं वो किस प्रकार से हैं, सत्य स्थापित होते हैं। तो एक तरह से कंसेप्ट मैपिंग आएगी और चीजों को रिलेट करके समझना और उसको सीखना आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, शिक्षा प्रौद्योगिकी है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो वर्गों में इसको विभाजित किया जा सकता है। वे कौन से हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो हार्डवेयर अप्रोच में क्या आ जाता है? हार्डवेयर अप्रोच में आते हैं कंप्यूटर, एडियास्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, रेडियो, स्लाइड एंड फिल्म प्रोजेक्टर, टीचिंग मशीन, टेलीविजन एटसेट्रा। तो ये सब क्या है हार्डवेयर अप्रोच है। तो हार्डवेयर अप्रोच जब हम करते हैं तो इसका क्या जो प्रोसीजर होता है, क्या इसका प्रयोग होता है? इट मैकेनाइजेस द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये क्या करता है? शिक्षण की प्रक्रिया को मैकेनाइज करता है, मीन्स उसको एक तरह से चालू करता है और उसमें मोशन में डालता है, और एक तरह से उसको स्पीड को बढ़ाता है, और एक तरह से शुरुआत की बात है कि चालू करता है और उसको अग्रसर रखता है। कैसे? सो दैट टीचर्स आर एबल टू डील विद मोर स्टूडेंट्स विद लेस एक्सपेंडिचर इन एजुकेटिंग देम। तो उससे क्या होता है? हार्डवेयर अप्रोच से हार्डवेयर के जो ये जो फैसिलिटीज है, मीडियास्कोप है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, रेडियो है, स्लाइड है, तो इन सब से क्या होता है कि जो टीचर है वो बच्चे मतलब कम समय में और कम खर्च में बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को एक ही समय में वो डील कर पाता है और उनको शिक्षा प्रदान कर पाता है। तो जैसे कि प्रोजेक्टर लगा दिए जाते हैं, आजकल तो बहुत प्रयोग हो रहे हैं ये कक्षाओं में। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे एक बड़े से हॉल में बैठे रहते हैं और उनके सामने प्रोजेक्टर होता है। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से कोई फिल्म दिखाई जाती है, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, कोई एनिमेशन दिखाया जाता है, या फिर स्लाइड प्रेजेंटेशन भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि उससे बच्चों का फोकस वहां पर हो पाता है और वो चीजों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से वो सीख पाते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच। अब सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या आता है? सॉफ्टवेयर अप्रोच में आ जाती हैं कि एक तरह से ऊपर करेंगे भाई एक बार थोड़ा सा। हाँ, धन्यवाद। इसमें आते हैं जैसे कि हमारी न्यूज़पेपर है और टास्क एनालिसिस है, उसमें एक तरह से राइटिंग का जो है, राइटिंग का पोर्शन उनको दे दिया जाता है। सिलेक्शन अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटजीज है, उसमें ये इंक्लूड होती है सॉफ्टवेयर अप्रोच।
Newspapers, books, magazines, educational games, flashcards, etc. also form a part of software approach. तो ये सब क्या है? फ्लैश कार्ड भी, गेम्स भी, एजुकेशनल गेम्स और न्यूज़पेपर्स, बुक्स, ये सभी सॉफ्टवेयर अप्रोच के हिस्से हैं। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या करता है? This makes use of the principle of psychology for building in the learner in a complex रिपर्टोयर ऑफ नॉलेज। तो इसमें क्या करता है कि वो ऐसा, वे जो साइकोलॉजिकल जो सिद्धांत होते हैं ना, कि बच्चा इस प्रकार से सीखता है, बच्चों को जो है चीजें सरल से जटिल की तरफ सिखानी चाहिए, बच्चों को रुचिकर एक तरह से रुचिकर तरीके से उनको उनके सामने पेश करनी चाहिए चीजों को, ताकि वो और मतलब उसकी रुचि बढ़े और वो उसमें पार्टिसिपेट करे, वो एक्टिविटी करके सीखेगी। जो सारी साइकोलॉजिकल सिद्धांत हैं जो हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में और जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, उसमें पढ़ चुके हैं, उन सभी को अप्लाई करके सॉफ्टवेयर अप्रोचेस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है। इट इवॉल्व्ड थ्रू द pioneering वर्क ऑफ स्किनर एंड अदर बिहेवियरिस्ट। तो इसने किसने इसको इवॉल्व किया है, किसने इसको इजाद किया है? वो है इसके संबंध में स्किनर जो है, B.F. स्किनर का नाम आता है। और ये जो बिहेवियरिस्ट है, जो व्यवहारवादी है, उन सब ने इसको अप्रोच किया है, इसको डिजाइन करने में सहायता प्रदान की है। तो जो हम व्यवहारवादी जो पढ़ चुके हैं पहले, उन व्यवहारवादियों का किसी एक का नाम आप बताएं इस पर। जो हम पिछली कक्षा में व्यवहारवादी पढ़ चुके हैं, बिहेवियरिस्ट हमने पढ़ा था, तो किसी एक का नाम बता दीजिए। जेबी वॉटसन, बिल्कुल सही आपने बताया। जेबी वॉटसन कौन? वो व्यवहारवाद जो है उसके जनक माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नाम आपने नोट करवाया है, बिल्कुल। और व्यवहारवादी ही स्किनर है। स्किनर का जो है सॉफ्टवेयर अप्रोच में काफी बड़ा रोल मिलता है, भूमिका मिलती है। सॉफ्टवेयर अप्रोच इज कैरेक्टराइज्ड बाय टास्क एनालिसिस, राइटिंग प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव। तो क्या है कि टास्क एनालिसिस, कोई भी टास्क उनको दे दिया जाता है, उसका विश्लेषण करना। कोई भी जैसे कि मैथमेटिक्स का सम दे दिया, उसका विश्लेषण करना उसमें सम्मिलित हो जाता है। और इस तरह से कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव, उनको एक तरह से राइट करना, लिखने का। और सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटजीज, जो सीखने के जो है ऐसी तकनीकें उनका प्रयोग करना। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्सेज, जो है इमीडिएट रीइंफोर्समेंट हो, पुनर्बलन, तुरंत जो है जो है एक तरह से पुनर्बलन वहां पर हो सके, कि बच्चे ने अभी एक्शन किया और अभी उसको पुनर्बलन मिल गया, कि बच्चे ने जो है किया और उसको एक तरह से शाबाश कह दिया, ठीक है, या फिर उसको बताया कि इस प्रकार से नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें ज्ञान में दृढ़ता आती है, पुनर्बलन उसको कहा जाता है, सुदृढ़ीकरण उसका। तो उसके रिस्पॉन्स जो है उसका पुनर्बलन मिलना, एक तरह से उसको उसके लिए क्लैपिंग करवा दी जाती है। तो ये इस प्रकार से जो स्ट्रेटजीज है उनको प्रयोग किया जाता है। और एक कांस्टेंट एक इवेल्युएशन है, मूल्यांकन भी उसमें हो जाता है। न्यूज़पेपर और बुक्स हैं, मैगजीन है, एजुकेशनल गेम्स है, फ्लैश कार्ड्स हैं। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं कि कोई भी टास्क उसमें होता है और उसमें टास्क से संबंधित जो कार्ड्स है उनको शो किया जाता है। और उससे क्या होता है कि बच्चे जो देख भी पाते हैं साथ साथ में, और उनका जो है चीजों को रिलेट कर पाते हैं और अभिगम अच्छी प्रकार से होता है। ये इसके पार्ट है। नेक्स्ट चलेंगे, स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड भाई। हाँ, फंक्शंस ऑफ ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। अब ये जो फैसिलिटीज होती हैं, जो अनुदेशात्मक जो सुविधाएं होती हैं, उनमें ऑडियो सुविधाएं भी शामिल होती हैं, कि मात्र जो श्रवण आधारित होती हैं और फिर दृश्य होती हैं, और दृश्य और श्रवण दोनों होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से उनको डिजाइन किया जाता है कि
और जरूरत जिसकी होती है उसके अनुसार उसको प्रयोग किया जाता है, ताकि अधिगम जो है उसको थोड़ा और बेहतर और प्रभावशाली बनाया जा सके। तो इसमें ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज को दिया गया है, प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज और नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। तो उसमें एक तो है प्रोजेक्टेड होती है अनुदेशात्मक सुविधाएं और एक नॉन प्रोजेक्टेड होती हैं। तो नॉन प्रोजेक्टेड में आता है कि जिसमें भी एक तरह से मॉडल्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, ब्लैक बोर्ड का यूज हो गया, वो इसमें शामिल हो जाती है नॉन प्रोजेक्टेड में। और जो प्रोजेक्टेड में जिसमें डायरेक्ट कंप्यूटर का यूज किया जाता है उसमें ये आ जाते हैं, जैसे कि फिल्म है वो प्रोजेक्टेड है, और जो और जो स्लाइड्स है वो प्रोजेक्टेड है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज में है। तो यहाँ से यह भी प्रश्न बनता है कि आपको जो है फैसिलिटीज दे देंगे, मतलब इनके नाम दे देंगे और उनसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये ऑडियो विजुअल है या ऑडियो है या सिर्फ जो है विजुअल है, या फिर ये प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है या नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज हैं। जो हमारा एग्जाम है नेट का एग्जाम अभी जून जून का जो 2022 में हुआ है, उसमें भी यहाँ से एक प्रश्न बना था कि जो ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज निम्न में से कौन सी है। तो उसमें टेलीविजन का नाम दिया गया था और बाकी 3 और फैसिलिटीज का नाम दिया गया था। तो ऑडियो विजुअल कौन सी होगी जिसमें आवाज भी हमें सुनाई दे और हमें जो है चलचित्र भी नजर आए, तो वो ऑडियो विजुअल है। इसमें फिर है कि एडियास्कोप है, वीडियो प्रोजेक्टर से फिल्म चिप्स हैं। तो ये सभी प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, दैट इज जो प्रोजेक्टेड अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं उसका पार्ट है। अब नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, उसमें आता है कि उसमें भी कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। ग्राफिक डिस्प्ले बोर्ड, 3D, ऑडियो और एक्टिविटी। तो इसमें ग्राफिक्स में क्या आते हैं, जिसमें ग्राफ बनते हैं और एक तरह से चित्रों के माध्यम से उसको दिखाया जाता है, शो किया जाता है। कोई भी आंकलन किसी का किया जाता है या फिर कोई ऐसी एक तरह से स्टडी होती है, केस स्टडी होती है, कोई परसेंटेज देखी जाती है, ठीक है, इस प्रकार से उसको लिया जाता है। तो ग्राफिक्स में क्या आगे चार्ट जो है ग्राफिक्स का हिस्सा है, फ्लैश कार्ड्स है वो ग्राफिक्स का हिस्सा है, और पोस्टर्स है, पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स है वो ग्राफिक्स का हिस्सा है। जो ग्राफ है वो तो है ही, और मैप डायग्राम डायग्राम भी उसका ग्राफिक का हिस्सा है। तो जो है आप लोगों ने देखा भी होगा, जो पुस्तकें होती हैं पुस्तकों में बीच बीच में कोई तो चार्ट दे दिया जाता है, कोई पोस्टर उसमें जो है बना दिया जाता है, जैसे कि छोटे बच्चों वाली पिक्चर्स जो बुक्स होती हैं उसमें ज्यादा पिक्चर्स का प्रयोग होता है, तो उसमें पोस्टर्स भी बना देंगे। पोस्टर्स के माध्यम से बच्चों को कोई शिक्षा या कोई निर्देशन दिया दिया गया होगा उसमें। और फिर ग्राफ के माध्यम से भी कोई स्केल दिखाना है या फिर कोई किसी की परसेंटेज दिखानी है, पोल्यूशन का परसेंटेज दिखाना है, इस प्रकार से ग्राफ्स के माध्यम से भी दिखा दिया जाता है कि कौन सी सिटी में कितना पोल्यूशन है, कौन सी सिटी ज्यादा क्लीन है, इस प्रकार से भी दिखा दिया जाता है। और फिर मैप डायग्राम्स हैं, मैप डायग्राम्स के माध्यम से भी उनको जो है शिक्षा दी जाती है। तो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स में क्या आते हैं कि जो बोर्ड है सामने उसका डिस्प्ले हो, उसका एक तरह से दर्शाया जाए। उसपे ब्लैक बोर्ड्स आ जाते हैं, व्हाइट बोर्ड्स आ जाते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स आ जाते हैं। बुलेटिन बोर्ड्स वो होते हैं जो आपके जैसे डिपार्टमेंट होता है या स्कूल होता है उसकी गैलरी में जो लगे होते हैं, कॉरिडोर में लगे होते हैं, और उनपे आपका टाइम टेबल या फिर कोई इंफॉर्मेशन या फिर टुडे न्यूज, कोई शुभ विचार आदि उसपे अंकित होते हैं, तो वो बुलेटिन बोर्ड कहे जाते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, इसके माध्यम से भी ऐसे कोई स्टेटमेंट या परिस्थिति दे देंगे कि बच्चों को इस प्रकार से बच्चों को सामने दिखाई दिया, उन्होंने स्कूल में एंट्री की
तो उनमें से ये चीजें क्या है, तो उसमें से 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक बुलेटिन बोर्ड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सिचुएशन बेस्ड प्रश्न इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन क्या चीज है। तो फ्लैनल बोर्ड है, ये भी एक तरह का बोर्ड होता है जिस पर सूचनाएं बताई जाती हैं और उनका प्रयोग करके अधिगम करवाया जाता है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज में इन्वॉल्व है। और मैग्नेटिक बोर्ड है, मैग्नेटिक बोर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। पैक बोर्ड है, या आगे जो है फैसिलिटीज को डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिर 3D है, 3D मॉडल्स, 3D में आता है मॉडल्स आ जाते हैं, मॉकअप्स हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेंस हैं, जैसे कि साइंटिफिक लैब्स में रखे रहते हैं स्पेसिमेंस, उसमें 3D व्यू उनका होता है, मतलब कि एक तरह से पूरा उनका ओवरऑल हम उसको देख सकते हैं हर एंगल से। और फिर ऐसे ही पपेट्स हैं, वो आ जाते हैं इसमें। ऑडियो है, ऑडियो में क्या क्या आते हैं, रेडियो, रिकॉर्डिंग और डिजिटल ऑडियो प्लेयर और टेलीविजन। टेलीविजन जो है ऑडियो विजुअल में आता है, तो ये यहाँ पर ऑडियो में लिया गया है। ऑडियो विजुअल का तो ऑप्शन जो है कॉलम में दिखाया गया, तो टेलीविजन किस में आएगा हम जानते हैं, विजन। इसमें विजन एक शब्द प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ ही होता है कि देखना। ठीक है, टेली, टेली मतलब कि जो दूरस्थ स्थित है, जो दूर की जो चीजें हैं, जो एट अ डिस्टेंट है, तो उनको देखना। ठीक है, वो टेलीविजन में आ जाता है, तो इसमें ऑडियो विजुअल है ये। टेलीफोन एंड मोबाइल, तो वो ये ऑडियो भी हो सकते हैं और ऑडियो विजुअल भी हो सकते हैं। अब है एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड जो है इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज में क्या है, फील्ड ट्रिप्स हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, और जो है ड्रामेटिक्स हैं, टीचिंग मशीन्स हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सभी कुछ एक्टिविटी में आ जाते हैं, जिससे हम एक्टिविटी करके सीखते हैं, क्रियाएं करके सीखते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन खुद करते हैं, खोज विधि इसमें शामिल होती है। तो फिर चलिए चलते हैं आगे। प्रोजेक्टेड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, तो प्रोजेक्टेड जो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज है उसमें क्या है, उनको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है प्रत्यक्ष प्रोजेक्शन, एक अप्रत्यक्ष प्रोजेक्शन, एक रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन, एक तरह से चिंतन प्रोजेक्शन। उसमें क्या है, रिफ्लेक्टेड में तो एक तरह से आ जाता है कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि दीवार ले लिया, दीवार पर जो है लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है, उसके साथ उसमें जो फीड किया जाता है जो भी स्लाइड वगैरह, वो उसके दीवार के ऊपर शो होती है। तो डायरेक्ट प्रोजेक्शन में क्या है, स्लाइड एंड फिल्म प्रोजेक्टर्स आते हैं इसमें। और इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन में क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है। रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन में ओपेक प्रोजेक्टर एंड एरियास्कोप, ये इसमें आ जाते हैं। तो इनके जो है अलग से हमें आपके लिए जो पिक्चर्स हैं वो भी डाउनलोड की गई है, वो हम जब इसकी क्वेश्चन आंसर जो है करेंगे अप्रोच, तब आपको दिखाए जाएंगे कि कौन सा ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, कौन सा एरियास्कोप होता है, और कौन सा जो है स्लाइड वगैरह फिल्म प्रोजेक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। माइंड मैपिंग, अब इसमें एक कंसेप्ट है माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग में क्या है, माइंड से क्या तात्पर्य है बताएं एक बार। माइंड से क्या तात्पर्य है, हमारा दिमाग ना बहुत शक्तिशाली है। वो बहुत सारे इंसिडेंट्स याद रखता है और उसी को बेस बनाकर उसी परसेप्शन को बेस बनाकर आगे जीवन जीता है। तो माइंड मैपिंग बहुत अच्छी टेक्निक है। आप आगे बताइए। ठीक है मीना जी, कहाँ से किया है, कहाँ से बताया है आपने। मैंने एक कोई एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग था, उसका हम्म, 1-2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया था।
अनिल या कुछ नाम था सर का, बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने माइंड मैपिंग टेक्निक्स कुछ कराए थे कि जैसे हम कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिनको जैसे वो हमारे दिमाग में बहुत छाप बन जाता है, लेकिन चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो अगर बुरा इंसिडेंट है तो हम उसको निकाल ही नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स ऐसी माइंड मैपिंग टेक्निक सिखाई थी जिससे अगर कोई बुरा दृश्य है तो वो अगर चालू मोड में है, मतलब वीडियो मोड में है, मतलब जैसे हम देखते हैं कि अभी छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जरूरी नहीं कि ये सबके बारे में हो, किसी को ऑफेंड करना नहीं है। लाइक जैसे सास बहू में झगड़े होते रहते हैं, तो सास को बहू को वही याद आएगा, मेरी सास ऐसे आई, उसने ऐसे कहा वैसे कहा, हाथ ऐसे किया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे थे। तो वो वीडियो मोड जो होता है ना, उसको स्टॉप करना है, इमेज मोड में कर देना है कि स्टिल मोड में, थमा हुआ मोड करना है। फिर दूसरा एक टेक्निक होता है कि वो थमे हुए मोड को ही, बड़ा सा पिक्चर होगा ना, पहले बड़ा सा पिक्चर रखना है उसको, ऐसी बड़ी सी सांस दिखेगी, फिर वो छोटी 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 बनती जाएगी, फिर उसको एकदम से गायब कर देना है। तो इस तरीके से हमारा माइंड जो है क्या बोलते हैं, वो बुरे इंसिडेंट में से बाहर आ सकता है। और इसके लिए अच्छी टेक्निक्स भी थी। इससे रिलेटेड ऐसे था कि अगर हमें कोई करियर से रिलेटेड ग्राफ बनाना है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगी, तो फिर हमें ऐसे विजुअलाइज करना है कि हाँ, आज से 1 साल के बाद मेरे ऐसे कपड़े पहने हैं, मैं ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, मैं ऐसी गाड़ी से उतर रही हूँ, मैं ऐसे बात कर रही हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं स्टेज पे ऐसे बात कर रही हूँ, लोग मेरे आजू बाजू में है। तो दीज आर माइंड मैपिंग टेक्निक्स, आई थिंक यही है ना। सेम यार जी, आपने तो बहुत डिटेल में इसको बता दिया और समझ में भी आया होगा सभी को कि एक तरह से इसमें जो एक कॉमन वर्ड है, एक जो सरल शब्द हमें समझ में आया, क्या है वो, कि मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ना, है ना। एक छाप ऐसी बन जाती है कि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है ना। तो ये माइंड क्या है, माइंड मैपिंग, एक तरह से मैप करना, ऐसा डिजाइन करना अपने माइंड का, और वो इस प्रकार से वो सोचे कि यदि हम ऐसा सोचें सुबह सुबह कि एक तरह से जैसे कि अफर्मेशंस बनाई जाती हैं कि, और अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां तक पहुंचानी होती है कोई भी अफर्मेशन कि मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा एक तरह से किसी किसी के ऊपर ये प्रयोग भी किया गया है कि कोई व्यक्ति है जो मरणासन पर है, ठीक है, और उसकी जो बीमारी है लाइलाज बीमारी है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको एक तरह से ऐसी थोट दी, ऐसा उसका माहौल वैसा बनाया गया कि उसको जो है आप स्वस्थ हैं और आप कुछ दिनों के बाद जो है आप यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ होकर निकल रहे हैं, आप ऐसा कल्पना करिए। तो इसकी कल्पना एक तरह से आप उस कल्पना को आपने दर्शाया है कि हम ऐसे कल्पना करें, वो छोटा है वो बड़ा है, वो एक तरह से छोटा होता होता कि वो गायब हो जाता है, तो एक तरफ कल्पना आधारित है, लेकिन इसमें क्या है कि कंसेप्ट को समझा जाता है ना। कंसेप्ट को समझकर एक तरह से उसका अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट की जाती है, ये माइंड मैपिंग होता है। माइंड मैपिंग एज अ मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय टोनी बुजान। तो टोनी बुजान ने इसको डेवलप किया था, विकसित किया था इन 1960 में। ए माइंड मैप इज अ डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग टास्क। तो जैसे कि हमारी कोई भी बहुत जो जटिल जो समस्या होती है या फिर कोई जटिल प्रश्न होता है, उसको हम किस प्रकार से याद करें, तो उसका हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। उस फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत बड़ा जो प्रश्न होता है, बहुत बड़ा जो टॉपिक होता है, विषय होता है, उसको हम बहुत शॉर्ट नोट में फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको अपने नोटबुक में नोट करते हैं, अपनी सहूलियत के, अपने समझ के हिसाब से, ठीक है। फिर उसको हम बार बार देखते हैं और बार बार उसको करते हैं, समझते हैं। वहां पर लिखा तो होता है कोई एक शब्द, और हम उसके पीछे जो है 2-3 स्टेटमेंट छिपी हुई होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये क्या होता है कि एक तरह से हमारा माइंड मैप होता है कि यहाँ पर ये चीजें हैं, इसको ऐसे ऐसे अरेंज करके हम उसको याद कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से वो याद हो जाती है। तो इसमें है कि डायग्राम और रिप्रेजेंटिंग टास्क, वर्ड्स, कंसेप्ट और आइटम्स लिंक्ड टू एंड अरेंज अराउंड अ सेंट्रल कंसेप्ट और सब्जेक्ट,
जो सेंटर जो सब्जेक्ट है उसके अराउंड जो है उनको एक विचारों को जो है उसके अराउंड ऐसा डिजाइन किया जाता है जिस प्रकार से हम उसको अच्छे से याद कर पाए, समझ पाए। ठीक है, जैसे कि इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है, थोड़ा सा ऊपर आगे चलेंगे भाई। हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये डायग्राम दिखाया गया है। ये डायग्राम में क्या है, मेन जो सेंटर में है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के आसपास इर्द गिर्द क्या है, आइडियाज है, और उनके पीछे जो है सब आइडियाज है। तो इस प्रकार से हम उसको डिजाइन करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया गया है कि सक्सेस है। ठीक है, सक्सेस क्या क्या इन्वॉल्व करती है, तो सक्सेस पाने के लिए हमें क्या क्या जो है उसमें होना चाहिए। एक तो हमारी क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर ऐसे गुण होने चाहिए सफलता के लिए कि हमारी दिनचर्या सेट हो, अनुशासन में हम रहें। ठीक है, तो और फिर दूसरा है ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। फिर है ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, जो है टीम स्पिरिट होनी चाहिए। यदि सक्सेस प्राप्त करनी है और हमें एक तरह से दूसरों को लेकर, साथ में लेकर भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और क्या है कि इसमें फेयरनेस, तो फेयरनेस भी होनी चाहिए, एक तरह से अच्छा जो है उसमें कहीं पर भी कोई धोखा, झूठ, कपट ना हो। ठीक है, फेयरनेस हो। तो ये सक्सेस प्राप्त करने के लिए इसके जो है आइडियाज हैं और इसकी क्वालिटीज हैं और इसके जो तरीके हैं। ठीक है, और मेन जो है सेंटर में क्या है, वो सब्जेक्ट है। तो इसको है अलग अलग, जैसे फेयरनेस को है उसको अलग कलरफुल उससे दिखा देंगे, किसी और कलरफुल पेन से प्रयोग कर लेंगे, या फिर कोई ऐसा कोई बॉक्स उसमें जो कलरफुल और अट्रैक्टिव बच्चों के लिए बनाया जाता है कि सक्सेस ग्रीन में है, क्वालिटी येलो में है, ऑनेस्टी ग्रीन जो है, इस तरह से कुछ भी कोई भी आप कलर ले सकते, कलरफुल, और उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है ताकि बच्चे उसको अच्छे से याद कर पाए और अपनी मेमोरी है उसमें इस तरह से उनकी छाप छूट जाए और वो मेमोरी में हाँ, रिटेन कर अभी पाए, देखिए प्रतिधारण कर पाए। ऑनेस्टी के यहाँ पे कोई बच्चा कुछ सामने से वापस दे रहा है, मतलब इरेजर है या जो चोरी किया था, या सामने से दे रहा है, गिरी हुई चीज को दे रहा है, ऐसे कुछ दिखा दिया तो वो याद रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, और इसी प्रकार से उनको ऐसा करवाया जाता है कि उनकी माइंड मैपिंग की जाती है ग्राफिकल माध्यम से, ऐसे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। यही माइंड मैपिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब इसमें क्या है कि ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको हम अप्लाई करते हैं, प्रयोगात्मक जो है प्रोग्राम होता है ऑफिस प्रेजेंटेशन, दैट इज फाउंड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। Nowadays, many of the audio-visual teaching instructional facilities have been replaced with the PowerPoint presentation. ठीक है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आपको पता ही होगा, स्लाइड प्रेजेंटेशन होती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हर, जैसे कि ऑफिस में और स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इसका बड़े जो है धड़ल्ले से यूज होता है और काफी जो है यूज होता है, और इसके माध्यम से जो है बहुत अच्छे से टॉपिक को समझाने में शिक्षक जो है सक्षम हो पाता है। तो इसमें क्या है, स्लाइड्स होती है और स्लाइड्स गिव अस द फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट्स। इसमें फॉन्ट अलग अलग फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं, विजुअल्स हम प्रयोग कर सकते हैं, डायग्राम्स को इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसका साइज भी अलग अलग हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और उनको जो है फैसिलिटीज के हिसाब से और जो नीड है, नीड के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे भी जो उसमें लचीलापन होता है। इट अलाउज द टीचर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन अ लेसन एंड करेक्ट एनी चेंजेस। तो ये टीचर्स को अलाउ करता है कि वो जो लेसन उसको पढ़ाना है, जो टॉपिक उसको बच्चों को करवाना है, तो वो उसमें रिफ्लेक्ट हो, स्लाइड में दिखे वो। ठीक है, तो और जो चेंजेस है उनको करेक्ट कर सके और इस प्रकार से जो है उसको परफॉर्म कर सके, उसका प्रिंट आउट भी निकाल कर दे सके। जैसे कि अब जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से क्या है कि ये बहुत अच्छा साधन है, अच्छी फैसिलिटीज है, सुविधा है अनुदेशन के लिए, शिक्षण के लिए, जिससे कि अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इससे क्या होता है कि एनकरेजेस इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। ये क्या है,
बच्चे का मोटिवेशन बढ़ाती है और टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करती है, कम्युनिकेशन उनके बीच में होती है। तो इस प्रकार से जो है अच्छे से सीखने में सक्षम हो पाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे भाई। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, इस प्रकार से देखिए ये दिखाया गया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे होता है कि यहाँ पर है हमें ऐड करने का भी ऑप्शन होता है और हम इस प्रकार से टाइटल बनाते हैं, फिर सब टाइटल्स उसके बनाते हैं, फिर एक बहुत अच्छे से उसको एक अट्रैक्टिव तरीके से स्लाइड को डिजाइन करते हैं और टॉपिक्स को इसमें पूरा का पूरा समझाते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। डेल कोन एक्सपीरियंस। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। डेल कोन एक्सपीरियंस बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें ये डेल कोन जो है साइंटिस्ट हुए हैं, इनका कहना है, इनका जो है पूरा नाम है ईगर डेल और ये 1960 में हुए हैं और इन्होंने एक जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया था कि जो बच्चे हैं अनुभव आधारित शिक्षा बच्चों की होनी चाहिए और अनुभव से ही बच्चे ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि बच्चे जितना अपना सेंसेस का प्रयोग करेंगे, जितना वो एक्टिविटी करेंगे और अनुभव प्राप्त करेंगे, उतना ही वो ज्यादा सीखेंगे। तो इन्होंने एक ये पिरामिड दिया है और बहुत ही जो एक तरह से अच्छी अप्रोच इन्होंने दी है कि यहाँ पर उसके माध्यम से इन्होंने बताया है कि जो हम टेक्स्ट को रीड करते हैं, कोई भी पुस्तक को हम पढ़ते हैं, तो उसका क्या कितना हम रिटेन कर पाते हैं अपनी मेमोरी में, और जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो उसको कितना कर पाते हैं, और जो पिक्चर्स जो है पिक्चर्स हम देखते हैं उसको कितना हम मेमोरी में रिटेन कर पाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और बहुत इजी है। डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस, तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है, इसमें से प्रश्न बनता है कि एक्सपीरियंस आधारित जो शिक्षा है वो किसने जो है दी है, या फिर ऐसा पूछ लेंगे कि पिरामिड फॉर लर्निंग ऑन एक्सपीरियंस्ड बेस। ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, तो वो किसने दिया है? वो उसमें से ये जो है इनके नाम दे देंगे प्रवर्तक के, दो तीन के नाम देके उसमें डेल कोन का भी नाम होगा, उसमें से हमें करेक्ट चूज करना होगा। और इस प्रकार से उनको ये भी पूछ लेंगे कि डेल कोन के हिसाब से जो है हम जब एक्टिविटी करके सीखते हैं और लर्निंग जो है रीड करते हैं या फिर वॉच करते हैं पिक्चर्स को, उनमें से किसमें ज्यादा अधिगम होता है, या फिर डेल कोन के हिसाब से सबसे बेस्ट अधिगम किसमें होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें है कि 10% ऑफ व्हाट दे रीड, तो बच्चे जो पढ़ते हैं ना, कि जो बच्चे हम जो भी पढ़ते हैं, हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, तो पढ़े हुए का 10% हम रिटेन कर पाते हैं अपनी मेमोरी में। ठीक है, हम उसको याद कर पाते हैं। और जब हम ये क्या करता है कि हाँ, लिसन टू लेक्चर हियर, तो जो आप लेक्चर सुनेंगे, यदि हम इस स्लाइड को यहाँ से निकाल दें, कक्षा से जो है स्लाइड प्रेजेंट ना करें, कक्षा में सिर्फ बोलते रहें, तो आपको क्या होगा, जितना हम बोलेंगे उसका मात्र 20% ही आपको याद रहेगा। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से ऐसे आउटकम्स आए और ये एक बहुत सराहनीय कार्य था इनका, बहुत अमेजिंग वर्क। तो इन्होंने फिर कहा है कि लर्नर्स आर एबल टू लर्निंग आउटकम्स। तो इसमें क्या है कि जो पहले दो है, टेक्स्ट को रीड करना और लिसन टू लेक्चर मतलब कि सुनना, उसमें क्या है, डिफाइन डिस्क्राइब लिस्ट एक्सप्लेन। तो ये लिस्ट को जो एक्सप्लेन होता है, लिस्ट को एक्सप्लेन करते हैं, उसको उसका डिस्क्रिप्शन है कि एक तरह से लिस्ट सूची आधारित है। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेट अप्लाई प्रैक्टिस,
तो इसमें क्या है कि ऊपर तो क्या है कि उसका परिभाषा उसमें सम्मिलित हो जाएगी पहले दो में, पढ़ने में और सुनने में, और उसका डिस्क्रिप्शन, उसका थोड़ा सा विस्तार से संक्षिप्त जो परिचय होता है, फिर उसकी सूचियां होती हैं और उसकी व्याख्या, ये इसमें ऊपर वाले में आधा हो जाएंगे इंक्लूड। जो नीचे वाला है इसमें आता है कि वॉच स्टिल पिक्चर्स, जो ऐसी पिक्चर्स जो मतलब चल नहीं रही है, चलचित्र नहीं है, जो वहां पर एक तरह से स्थायी है, ठीक है। पिक्चर्स जो अनमूवेबल है, वो पिक्चर सामने नजर आ रही है वो, और फिर मूविंग पिक्चर्स है वो, और व्यू एग्जिबिट्स हैं, और एक तरह से वॉच डेमोन्स्ट्रेशन, जो डेमोन्स्ट्रेशन जैसे योगा का डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें हम देखते हैं। तो ये सब कुछ है, ये इसमें आ जाते हैं कि डेमोन्स्ट्रेट आ जाता है कि प्रदर्शन, एक तरह से अप्लाई करना और उसका अभ्यास, ये इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो प्रदर्शन, अभ्यास और अप्लाई करना, उसका 30% हमें याद रहता है जो हम देखते हैं, ठीक है। और इसमें दो में है नीचे कि डेमोन्स्ट्रेशन का और व्यू एग्जिबिट का, उसमें है 50% हमारा जो है उसको सुनते हैं। व्यू एग्जिबिट में क्या आता है कि जो विचार विमर्श होता है उसको सुनते हैं हम, ठीक है। तो इसमें यह आ जाता है कि हम जो सुनते हैं और देखते हैं साथ में, उसका 50% हमें याद रहता है। नेक्स्ट है बताया गया है कि जो पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप, जो वर्कशॉप होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कोई रोल प्ले होता है, जो एक तरह से अभिनय अभिनय को भूमिका निभाना होता है, ठीक है, वो एक परिस्थिति होती है। तो उसका जो है 70% हमें याद रहता है कि जो हम कहते हैं और जब लिखते हैं। तो वर्कशॉप्स में क्या है, इन हैंड्स, पार्टिसिपेट इन हैंड्स, तो हम क्या करते हैं उसमें जब लिखते हैं, कोई भी लिखना होता है या फिर वर्कशॉप में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हमें शो करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक तरह से 70% ऑफ हमें याद रहता है जो हम गतिविधि करते हैं। तो इसमें क्या है कि कॉन्क्रीट है, एक तरह से मूर्त अप्रोच है इसमें, ठीक है। सामने जो है पिक्चर्स नजर आ रही है, सामने कोई चीजें हैं, उसमें हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वो कॉन्क्रीट है। अब नीचे नेक्स्ट है मॉडल और सिमुलेट अ रियल एक्सपीरियंस। सिमुलेट का क्या है, एक काल्पनिक वातावरण ऐसा बना दिया जाता है इस तरह से, जैसे कि हमारे जो एयर जेट्स हैं और इनके फाइटर जेट्स हैं, उनकी एक तरह से अभ्यास जो होता है ना, और सैन्य अभ्यास होता है, तो उनका ऐसा जो माहौल बना दिया जाता है जैसे कि युद्ध की स्थिति है, ठीक है। तो वो सिमुलेट से हम रिलेट कर सकते हैं, कोई मॉडल बना सकते हैं, एक प्रारूप, कोई इस तरह से कोई रियल एक्सपीरियंस जो वहां पर हम फेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या 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 आते हैं कि विश्लेषण करते हैं हम चीजों का, उसको डिजाइन करते हैं, एक तरह से एक अच्छा सा प्रारूप तैयार करते हैं, एक क्रिएट जो है चीजों को करते हैं वहां पर, और उनका मूल्यांकन करते हैं कि इसमें आ जाते हैं। तो इन सब का 70% हमें याद रहता है। सबसे लास्ट आता है कि डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस, गो थ्रू द रियल एक्सपीरियंस। ये क्या है, जैसे कि फील्ड जो केस था हमारा, फील्ड ट्रिप था, या फिर हम केस स्टडी जो करते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, उसका 90% ऑफ हमें याद रहता है जो हम करते हैं एक्टिविटीज। तो सबसे मेन क्या है कि हमें जो बच्चों को कैसे करना चाहिए कि बच्चों को रियल एक्सपीरियंस उनको देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही लैब्स में होता है, केमिस्ट्री लैब्स में, बायोलॉजिकल लैब्स में क्या होता है कि उनको एक वो जो केमिकल्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सिचुएशन उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो केमिकल से जो है अपने आप ही करके सीखते हैं। कोई इंडिकेटर उनको देखना होता है, या फिर कोई भी ऐसे उसका प्रयोग देखना होता है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कैसे क्रिस्टलाइजेशन बनता है केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। जब वो ऑन हैंड जो रियल एक्सपीरियंस जब वो करते हैं ना खुद से चीजों का, तो उसका 90% उनको हमेशा याद रहता है। जैसे कि आप अपने से जो है थोड़ा सा देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आपने यदि साइंस लैब में कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, तो वो एक्सपेरिमेंट बहुत काफी समय हो चुका होगा, वो एक्सपेरिमेंट किया कि आपने कैसे कैसे किया और क्या आई थी, ठीक है। तो इस कारण ये चीजें हमें ज्यादा याद रहती
और इसी प्रकार से अप्रोच करने चाहिए, बच्चों को भी इसी प्रकार से गाइड करना चाहिए। तो ये सब क्या थी, हमें इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को जाना, और डेल कॉन एक्सपीरियंस इसमें एक जो है दूसरा टॉपिक ऐड ऑन हो गया है। और इन सब के बारे में कल हम प्रश्न जो है प्रश्नों को लेंगे और देखेंगे कि हमने कितना जो है अधिगम किया है। उसके लिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें कल की कक्षा तक, और साथ में ही पुस्तकों का सहारा लें, और जो चीज आपको ना समझ में आए उसको आप अंडरलाइन कर लें, नोट डाउन कर लें और कल की कक्षा में पूछें। ठीक है भाई, आप अब इसको ऑफ कर सकते हैं स्क्रीन को। धन्यवाद। आपकी वजह से जो है सभी को अधिगम अच्छे प्रकार से हो पाया। अब शांति पाठ करेंगे, और जो है आपके डाउट्स आप कल की कक्षा में लेंगे और अच्छे से रीड करके आएंगे। इसका कारण यही है कि हमने जो अभी कुछ सुना है उसका कुछ ही % हमें याद होगा। कल हम रीड भी करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, व्यू भी करेंगे, और फिर से जो है आपको ये जो हमने देख